गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स फैक्ट के बारे में। तो पहला फैक्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? तो ये आपको ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड चैंपियन 2024 का टाइटल जो है वो ध्रुवी पटेल ने जीता है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। और ये ग्लासगो कहाँ है? तो ये आपको स्कॉटलैंड में है, जो कि क्लाइड रिवर के पर बसा हुआ शहर है। क्लाइड रिवर के पास बसा हुआ शहर है। तीसरा फैक्ट है, नेशनल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। चौथा फैक्ट है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा। धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में। किसने जीता? धनुष लोगनाथन ने। पांचवा फैक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपको हो जाएगा 73। राज्य ने 73 नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। उसके बाद फैक्ट है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको लियोन स्पेन में किया जा रहा है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लियोन, और ये आपको स्पेन में पड़ता है। और इसी में धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता है। धनुष लोगनाथन ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में, जो कि लियोन स्पेन में आयोजित हो रहा है, उसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेसिक ऑनलाइनर की। रिसेंटली विच स्टेट सिक्योर फर्स्ट स्पॉट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया? तो ये आपको हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल ने लगातार दूसरे साल, इसका मतलब ये पिछले साल भी पहले स्थान पे था, लगातार दूसरे साल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सूचकांक FSSAI वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान जारी किया गया था। यह सूचकांक FSSAI के द्वारा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 में जारी किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI 2018-19 से हर साल इस सूचकांक को जारी करता है। 2018-19 से सूचकांक को जारी किया जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, याद रखिएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो केरल हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। SFFI का उद्देश्य है, यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का उद्देश्य है भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार करना। यह 5 मानकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है। पहला है डेटा प्रबंधन, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण, चौथा है प्रशिक्षण, और पांचवा है उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो अगर ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसके लिए 5 स्टैंडर्ड लिमिट किया गया है, जैसे डेटा प्रबंधन, अनुपालन, उसके बाद खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। 2023 में एक नया पैरामीटर इसमें जोड़ा गया, जिसमें थे रैंक में सुधार जोड़ा गया। यह सूचकांक आबादी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देता है। तो 2-3 बातें इसमें हैं। तो पहला कि ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको जारी किया जाता है FSSAI के द्वारा। और इसमें 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? तो केरल था। 2024 में भी केरल है।
और ये आपको 5 मानकों पे काम करता है। ये मानक आपके यहाँ पे है: डेटा प्रबंधन, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, उपभोक्ता सशक्तिकरण। 2023 में एक और जोड़ा गया कि SFSI रैंक में सुधार, ये एक जोड़ा गया। तो ये 6 मानक अभी हो गए हैं, पैरामीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है इंड रेसिज्म बिल्ड पीस, नस्लवाद को समाप्त करें और शांति का निर्माण करें। दूसरा कहता है शांति की संस्कृति का विकास करें। तीसरा कहता है शांति के लिए कार्य करें। चौथा कहता है एक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर तरीके से उबरना। तो ये आपको आंसर हो जाएगा कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, यानी कि शांति की संस्कृति का निर्माण करें। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के लिए वैश्विक एकता के महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष की जो थीम है, यानी कि इंटरनेशनल पीस डे का जो थीम है, जो कि 21 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है। इसकी जो थीम है उसमें कहा जा रहा है कि शांति की संस्कृति का विकास जो है, ये आपको इस साल का थीम है, शांति की संस्कृति का विकास। शांति की संस्कृति का विकास सभी जातियों और जातीय समूहों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसके महत्व पर जोर देता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की शांति की संस्कृति पर घोषणा और कार्रवाई के 25वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो जागरूकता और कार्यों को बढ़ावा देती है जो एक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसकी थीम थी शांति की संस्कृति का विकास। अगला प्रश्न है, इंस्पायर मानक स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में खबरों में रहा इंस्पायर मानक योजना किस संगठन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है वित्त विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। दूसरा कहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के द्वारा। तीसरा कहता है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और अर्थशास्त्र विभाग। चौथा कहता है शिक्षा विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग। तो ये आपको हो जाएगा बी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। तो इसके द्वारा ये आपको इंस्पायर मानक योजना शुरू की गई है। हाल ही में नई दिल्ली में इंस्पायर मानक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 11वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता आयोजित की गई। इंस्पायर मानक जो है, जिसका फुल नेम होता है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख योजना है। यह स्कूली छात्रों के नवोन्मेष विचारों का समर्थन करता है और उन्हें विज्ञान और अनुसंधान करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कार्यक्रम DST नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। यहाँ कक्षा 6 से 10 तक के 10 से 15 वर्ष की आयु के छात्रों को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य है भविष्य के इनोवेटिव और महत्वपूर्ण विचारकों का पोषण करना। यह योजना रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है, छात्रों को सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए मदद करती है। तो इंस्पायर परियोजना जो है वो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जो है भारत सरकार के, उसके द्वारा ये परियोजना जो है वो चलाई जाती है। और इसमें जो है वो लोगों को इनोवेशन करने के लिए फाइंड किया जाता है, यानी कि क्लास 6 से 10 तक के 10 से 15 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को जो है इस योजना के तहत चयनित किया जाता है। उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने आइडिया या जो चीज़ें हैं, जिसमें जितनी भी समस्याएं हैं, उसके संदर्भ में कोई आइडिया उनके मन में है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उसको वो एक आइडिया या एक रिसर्च इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत करें, इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो इंस्पायर मानक, और इसमें हर एक साल इसका पुरस्कार दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी और प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है।
तो ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके उनके रिसर्च को और बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द एक्सरसाइज AIKYA 2024। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास आक्या 2024 का आयोजन किया? पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और चौथा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साउथर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से 2 दिवसीय सिम्पोजियम एक्सरसाइज आक्या को आयोजित किया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन चेन्नई। आक्या मीन्स वननेस इन तमिलनाडु। सिम्बोलिज्म इज द गोल टू यूनाइट India's disaster management community. It brought together stakeholders from 6 southern states, Tamil Nadu, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और पुडुचेरी। इन राज्यों को मिला के इनको इकट्ठा करना नेशनल डिजास्टर के रूप से लड़ने के लिए। द एक्सरसाइज सिमुलेटेड इमरजेंसी टेस्टेड रोल्स, डिस्कस डिजास्टर रिलीफ टेक्नोलॉजी और रिव्यू रिसेंट ऑपरेशन। तो इनके द्वारा जो है आपको इमरजेंसी टेस्टेड रोल को प्रयोग किया गया है। डिजास्टर रिलीफ के लिए कैसे क्विक रिएक्शन अपनाया जाए उसके बारे में चर्चा की गई है। लैंडस्लाइड्स, यहाँ जो मेजर फोकस है उसमें आपको सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ हो गया, साइक्लोन हो गया, इंडस्ट्रियल इंसिडेंट भी होता है। जैसे बाइजेक में गैस लीक हुआ था तो काफ़ी लोगों को लॉस हुआ था, तो वहाँ NDRF की आवश्यकता हो जाती है। फॉरेस्ट फायर हो गया, एम्फेसिजिंग रिसेंट इवेंट्स इन तमिलनाडु, वायनाड और आंध्र प्रदेश। तो ये थी आपको नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा NDRF के द्वारा आपको ये एक्सरसाइज आक्या, जो कि संयुक्त रूप से साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला था। अगला प्रश्न है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम रिसेंटली एक्सपेंडेड टू 20 more airports in India is an initiative of which ministry? हाल ही में भारत में 20 और हवाई अड्डों तक विस्तारित फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो ये आपको याद रखिएगा कि ये आपको इमिग्रेशन वाला है और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा प्रोग्राम है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम रिसेंटली एक्सपेंडेड टू 20 मोर एयरपोर्ट्स। 20 और एयरपोर्ट्स पे इसका विस्तार किया गया है। तो ये आपको गृह मंत्रालय के द्वारा इसका विस्तार किया गया है। FTI-TTP यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर पार्टनर प्रोग्राम, जो कि 20 नए एयरपोर्ट को ये कवर करेगा। इसका जो इनिशिएटिव है वो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था इमिग्रेशन क्लियरेंस को आपको स्पीड अप करना, यानी कि उसकी गति को और तेज करना इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स के लिए और OCI कार्ड धारक के लिए। यानी कि जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं और विदेशी भारतीय नागरिक हैं OCI, उनको उनकी जो इमिग्रेशन प्रक्रिया है उसको और अच्छा से करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए FTI-TTP परियोजना जो है उसको एक्सपेंड किया गया है 20 और नए एयरपोर्ट में। यह प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था दिल्ली IGI एयरपोर्ट फैसिलिटी फास्टर एंड सिक्योर इंटरनेशनल ट्रेवल। तो पहली बार ये परियोजना जो है वो आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लागू किया गया था, सिमिलर टू US ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम। ये आपको US ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के समान है, एक प्रोग्राम है। इट ऑफर क्विक क्लियरेंस फॉर ए प्री अप्रूव्ड लो रिस्क ट्रेवलर। The FTI-TTP is managed through an online portal by Bureau of Immigration, the nodal agency of implementation. तो गृह मंत्रालय के द्वारा तो ये शुरू किया गया है FTI-TTP परियोजना, लेकिन इसको
मैनेज किया जाता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब हम स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों की बात करते हैं। तो लोथल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोथल। ऑप्शन नंबर ए कहता है लोथल वाज द साउथ मोस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। लोथल हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। दूसरा कहता है इट हैड एन एडवांस ड्रेनेज सिस्टम सिमिलर टू दैट ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। इसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समान एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। तीसरा कहता है द साबरमती रिवर्स स्टिल फ्लो क्लोज टू लोथल मेकिंग इट ए की आर्कियोलॉजिकल साइट विथ कंटिन्यूअस रिवर एक्सेस। साबरमती नदी अभी भी लोथल के करीब बहती है, जो इससे निरंतर नदी की पहुंच वाला एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल बनाता है। इनमें से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 सही है, ये 3 जो है वो गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। लोथल जो है वन ऑफ द साउथ मोस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम जो शहर था वो आपको लोथल था। दूसरा जो है वो आपको सही है, लोथल हैड एन एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम लाइक अदर मेजर हड़प्पा सभ्यता। अन्य हड़प्पा सभ्यता के समान ही जो लोथल था वहाँ भी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था। तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि साबरमती रिवर जो है वो आपको 20 किलोमीटर दूर बहती है लोथल से, डायरेक्टली उसके बगल से नहीं बहती है। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाउ डज ब्रुनई कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन। ब्रुनई भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र दृष्टिकोण में किस प्रकार योगदान देता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय ऑफरिंग नवल बेस टू इंडिया, भारत को नौसैनिक अड्डा प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 2 कहता है बाय सीइंग ए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, परमाणु हथियार संपन्न देश बनकर। तीसरा कहता है बाय सीइंग लोकेटेड इन ए स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ द साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक क्षेत्र में स्थित होकर। और चौथा कहता है बाय बीइंग होगा, इसमें भी आपको बाय बीइंग होगा और बाय बीइंग ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी होगा। तो बाय बीइंग ए डायरेक्ट मिलिट्री अलाई ऑफ इंडिया, तो ये आपको भारत का प्रत्यक्ष सैन्य सहयोगी बनकर ये आपको हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बाय बीइंग लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ द साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक क्षेत्र में स्थित होकर। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रुनेई जो है वो आपको साउथ चाइना सी के बगल में है। क्रूशियल मैरीटाइम जोन जो है इसके जो इसके बगल से गुजरता है, जो कि ट्रेड और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी महत्व रखता है। भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो काफ़ी मेजर है। इन दिस रीजन इन क्रिटिकल ऑफ मेंटेनिंग ओपन एरिया लेंस एंड काउंटरिंग चाइना टेरिटोरियल क्लेम। तो चाइना के द्वारा जो क्लेम किया जाता है कि जो ये समुद्री क्षेत्र जो है वो रास्ता जो है वो मेरा है, वो कभी मैं बंद कर सकता हूँ। तो उसको टैकल करने के लिए ब्रुनेई के साथ भारत का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ब्रुनेई कोऑपरेशन विथ आसियान फ्रेमवर्क सपोर्ट्स इंडियाज लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो ब्रुनेई जो है वो आपको आसियान फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, जिससे भारत में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को मजबूत करने में मदद मिलती है। रूल बेस्ड ऑर्डर को इंश्योर किया जाता है। ब्रुनेई रिलेटिवली न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी प्रोवाइड्स इंडिया विथ ए प्लेटफॉर्म टू इमर्ज डिप्लोमेटिकली विथ साउथ ईस्ट एशिया विदाउट कॉजिंग रीजनल डिस्ट्रप्शन। तो ब्रुनेई का जो विदेश नीति है वो न्यूट्रल है, यानी कि किसी देश को वो आश्रय नहीं देता है, तो भारत के लिए इससे फायदा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ओपन एआई प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी।
ओपन एआई के प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि फोकस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है क्रिएटिंग एन एआई बेस्ड एग्रीकल्चर टूल, एआई आधारित कृषि उपकरण बनाना। दूसरा कहता है जनरेटिंग सिंथेटिक बायोलॉजी मॉडल फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के लिए सिंथेटिक बायोलॉजी मॉडल तैयार करना। तीसरा कहता है डेवलपिंग एन एडवांस एआई मॉडल विथ इन्हांस मैथ प्रोग्राम एंड रीजनिंग स्किल, उन्नत गणित प्रोग्रामिंग और तर्क कौशल के साथ एक उन्नत एआई मॉडल विकसित करना। चौथा कहता है एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स थ्रू एआई, एआई के माध्यम से साइबर सुरक्षा खतरों को संबोधित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन एआई के प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो उन्नत गणित प्रोग्रामिंग और तर्क कौशल के साथ एक उन्नत एआई मॉडल विकसित करना, यानी कि सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओपन एआई प्रोजेक्ट जो है, जो कि ओपन एआई का प्रोजेक्ट जो है स्ट्रॉबेरी, ये अगला प्रोग्राम है जो कि आपको मोर एडवांस है मैथ में, प्रोग्रामिंग, रीजनिंग एंड एग्जिस्टिंग चैटबॉट्स likely to be integrated into ChatGPT 5, और ये हो सकता है कि ChatGPT 5 में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स ए स्टेप्स टुवर्ड हैविंग अचीविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस AGI, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विथ कैपेबिलिटी अकीन टू द ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट है वो हो सकता है कि ChatGPT 4 में इसको इंटीग्रेट किया जाए, और ये इसकी जो क्षमता की बात की जाए तो इसमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इसको हासिल होगा, और इसमें जो है मानव ब्रेन के बराबर जो है कैपेबिलिटी होगी। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है वो पहले इसका नाम था प्रोजेक्ट क्यू, जो कि डिजाइन टू ऑटोनोमसली conduct internet research, solve complex puzzle, improve AI reasoning ability। पहले इसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये इंटरनेट सर्च ऑटोमेटिक करे। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू जनरेट हाई क्वालिटी सिंथेटिक डाटा, इसके द्वारा हाई क्वालिटी सिंथेटिक डाटा भी जनरेट किया जाएगा। एड्रेसिंग स्कार्सिटी ऑफ एक्सेसिबल ट्रेनिंग डाटा ऑन द इंटरनेट, तो ये खुद से डाटा जनरेट करेगा ताकि उसको डाटा कंज्यूम करने के लिए इंटरनेट निर्भर नहीं करना पड़े। दिस सिंथेटिक डाटा एम्स टू रिड्यूस बायसेस एंड एरर, पोटेंशियली लीडिंग टू ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कृषि निवेश पोर्टल। कृषि निवेश पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है टू ट्रैक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, कृषि निर्यात पर नजर रखना। ऑप्शन नंबर 2 कहता है टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग, फसल उपज पूर्वानुमान में सुधार करना। तीसरा नंबर कहता है टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, कृषि निवेश में पारदर्शिता बढ़ाना। चौथा नंबर कहता है टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक, टिकाऊ खेती तकनीकों को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृषि निवेश में पारदर्शिता लाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कृषि निवेश पोर्टल जो है वो आपको 2022 में लॉन्च किया गया था, 2022 में लॉन्च किया गया था। Simplifying agriculture investment and promote transparency by providing easy access to information and government scheme related to agriculture। तो इसमें क्या है कि इसमें एक इंटीग्रेटेड रूप से एक ही जगह आपको कृषि संबंधी सारी सूचनाएं दी जाती है, ताकि आपकी कृषि एग्रीकल्चर में जितने भी निवेश हैं उसको आप देख सकें और उसके संदर्भ में आप निवेश कर सकें। इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसको एक साथ कंबाइन किया गया है, और ये आपको कृषि किसान कल्याण जो डेयरी कल्याण विभाग है उसके द्वारा ये परियोजना जो है वो लॉन्च की गई थी। तो ये थी आज, ये आपका हो गया कृषि निवेश पोर्टल के बारे में।
अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए कहता है ISM ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ISM विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा कहता है ISM हैज़ फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्कीम। ISM के पास सेमीकंडक्टर के संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं। तीसरा कहता है ISM फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द डिजाइन एंड रिसर्च ऑफ सेमीकंडक्टर नॉट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ISM विशेष रूप से सेमीकंडक्टर के डिजाइन और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है, विनिर्माण पर नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल दो जो है वो आपको सही है, यानी कि INS के पास सेमीकंडक्टर से संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं। 2 नंबर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। ISM हैज फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स to drive the semiconductor system, focusing on various aspects including manufacturing, packaging and design. Statement 1 जो है वो गलत है। ISM operates as a specialized division under the Digital Bharat Corporation, Digital India Corporation. Specialized division under the Digital India Corporation, not directly under the Ministry of Science and Technology. तो याद रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। ये एक अलग डिवीजन बनाया गया है जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड डिवीजन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत ये आपको आता है। 3 जो है वो गलत है, क्योंकि ISM जो है फोकस ऑन बोथ का मतलब ये तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा और डिजाइन भी करेगा। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, सिर्फ डिजाइन होता था, भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। लेकिन सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, जिसके तहत 2-3 प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश्ड होने के लिए इनिशिएट हो गया है और उस पे काम जो है वो चल रहा है। तो आने वाले समय में भारत में भी डिजाइन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग होगा, ताकि टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है वो कम होगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।